हेलो गाइस, कैसे हो मेरे दोस्तों। फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों को न्यू चैप्टर के साथ आगाज कराने, नया अंदाज में, नया रूप में। तो मैं आज आप लोगों को इकोसिस्टम कंप्लीट कराने वाला हूं 112 बायोलॉजी की। न्यू लेक्चर होने वाली है, फाड़ू लेक्चर होने वाली है, एकदम मस्त लेक्चर होने वाली है। द- हर बार की तरह इस बार भी दिल थाम के बैठना और लेक्चर को कंप्लीट करना। इस बार भी एक शायरी के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और शायरी अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में वाह 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 की बरसात कर देना। आपका भाई आ चुका है आपके लिए बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लेके आने में मदद करने। चलो, एक शायरी होगी, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होगी। तो शायरी क्या है सुन लो और कमेंट में वाह वाह लिख देना, ठीक है। चलो, तो शायरी में वाह वाह करना, ठीक है। सबसे पहले मैं शायरी से स्टार्ट करूंगा इस लेक्चर को, और शायरी से कोशिश करूंगा एंड करने की, ठीक है। तो चलो, शायरी ये है कि जो जहाज को डुबा दे उसको जो जहाज को डुबा दे उसको तूफान कहते हैं, और जो तूफान से लड़ जाए उसको इंसान कहते हैं। कौन कहता है कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू ठान ले तो सही हर कुछ कर सकता। जैसे चींटी पहाड़ों में घर बना सकता है, वैसे इंसान ठान ले तो अपने आप को मुकम्मल बना सकता है। तो शायरी वही थी, शुरू कर रहा हूं न्यू चैप्टर बायोलॉजी का 360 आउट ऑफ 360 सीरीज, मतलब धुरंधर सीरीज। नीट में आएगा सवाल तो इसी से आएगा। तो बातें कम काम ज्यादा कंप्लीट कराना है 360 आउट ऑफ 360 नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट करा देने वाला हूं इकोसिस्टम। चलो आगे बढ़ता हूं लेक्चर की ओर, और लेक्चर की एंड में भी आप लोगों की एक शायरी कोशिश करूंगा, ठीक है। हो सके तो वाह वाह कर देना, ठीक है। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि भैया अच्छा लगा है वीडियो। फ्री में मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को, फ्री में सब कुछ होगा, नीट या नीट के बाद भी। चलो, तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को देखना और कमेंट करना। चलो स्टार्ट कर रहा हूं द इकोसिस्टम चैप्टर। इकोसिस्टम चैप्टर में पहले देखो इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम पहले देखो, सबसे पहले एक बायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर की, जो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर की ओर जाएंगे। सबसे पहले देखो इकोसिस्टम चैप्टर अकॉर्डिंग टू टेंसले साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू टेंसले के अनुसार द फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम वर्ड यूज एंड प्रपोज। फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम इज द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। जो इकोसिस्टम है उसका जो सिंबल है वो किसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है, वो नेचर का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है जो इकोसिस्टम होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होता है, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, इकोसिस्टम होती है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो वो एपी ओडाम्स आए। एपी ओडाम ने क्या किस एपी ओडाम को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी किसको बोलते हैं, एपी ओडाम को बोलते हैं। एनसीईआरटी में लाइन इन करके दिया हुआ है, वहीं पर से मैंने उठा दिया कि ईपी ओडाम क्या है, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी है। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ता हूं। तो इकोसिस्टम क्या है, एक बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की, ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम इज द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट देमसेल्फ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आदमी है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ इंटरेक्शन करता है। देखो डॉग है, डॉग और देखो कैट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, एंड विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और उसकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ भी इंटरेक्शन करता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या दिया हुआ देखो,
इधर पे देख लो कैरेक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले देखो इकोसिस्टम की कैरेक्टर्स क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, किसी की दरकार नहीं होती, अपने आप को रेगुलेट करता है, तो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होता है। सबसे पहले सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। इट मे बी स्मॉल और लार्ज, स्मॉल हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। इट मे बी टेम्पोररी और परमानेंट, टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। और डिफाइंड बाउंड्री एब्सेंट, इसके अंदर कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। और देखो एक इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम ए बी इकोसिस्टम है और सी इकोसिस्टम है। दो इकोसिस्टम के मिडिल में जो जुड़ने का काम करता है, दो इकोसिस्टम को जो जुड़ने का काम करता है, जहां पर दो इकोसिस्टम अपने आप को ओवरलैप करता है, अपने आप को ओवरलैप करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। तो ए इकोसिस्टम, बी इकोसिस्टम एंड सी इकोसिस्टम, ये तीन लोगों को मैंने एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा दिया। देखो कैसे हुआ कि ए है ए इकोसिस्टम, ए है बी इकोसिस्टम, इसके अंदर क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुआ। तो जो ओवरलैपिंग एरिया हुआ ना दोनों का, जो कॉमन एरिया हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम के ओवरलैप करते हैं और जो जुड़ा हुआ पॉइंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। और इस इकोटोन में क्या होता है? हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है। इकोटोन के अंदर हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है। इकोटोन क्या होता है? हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं क्या? एज इफेक्ट। इतनी बात समझ में आएगी? चलो आगे बढ़ रहा हूं। आगे अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आगे हम लोग बढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इकोसिस्टम की क्या क्या टाइप्स है। देखो इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। देखो सबसे पहले देखो क्या क्या होता है। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होती है और दूसरा क्या होती है? आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम होती है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? देखो नेचुरल इकोसिस्टम फिर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है जो नेचुरल पढ़ा मैं भी भाग जाए। चाचू पढ़ा मैं चल जाओ, चुप करो, चल जाओ। है वो दूसरा जगह है, चल जाओ। चलो कौन आ गया था? चलो हम लोग गांव के एक बच्चे आ गया था, बुला रहा था कि चाचू चाचू करके। ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग दूसरे ओवर के चलते हैं। देखो दूसरे ओवर में देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक तो क्या पढ़ रहे थे? पूरा ही घूम गया भाई। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अब हम लोग क्या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जानकारी करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखो दो तरह का होता है। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक तो आर्टिफिशियल ऑल मैन मेड इकोसिस्टम होता है। एक तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है और एक क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक तो क्या हुआ? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा क्या हुआ? एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्या हुआ? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा क्या हुआ? एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा क्या होता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। इतनी बात समझ में आई? देखो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको हम लोग क्या, उसको फिर फर्दर डिवाइड किया। वो क्या क्या होते हैं? एक तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा डिजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम आते हैं, डिजर्ट इकोसिस्टम आते हैं और ग्रासलैंड इकोसिस्टम आते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम फिर से फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक का नाम क्या था? जो एक तो था मैराइन इकोसिस्टम, दूसरा क्या था? फ्रेश एस वाटर था। एक तो मैराइन इकोसिस्टम था और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम था। तो मैराइन इकोसिस्टम मतलब एग्जाम्पल क्या होगा? सी होगा। और फ्रेश वाटर के अंदर भी दो हिस्सों में डिवाइड किया मैंने। क्या देखो? रनिंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर बाय स्टेगनेंट वाटर। जो रनिंग वाटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोटिक इकोसिस्टम। और जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। जो रनिंग वाटर होता है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? वो रिवर्स के अंदर पाए जाते हैं और तालाब और लेक के अंदर पाए जाते हैं, पॉन्ड और लेक के अंदर पाए जाते हैं। क्या? जो स्टैंडिंग वाटर पाए जाते हैं, जिसको लेंटिक इकोसिस्टम हम लोग बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं।
देखो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। जो आदमी का बना हुआ सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरली नहीं होता, आर्टिफिशियली हम लोग उसको बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। और मैन मेड इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर देखो एक तो आएगा, क्या एग्जाम्पल होगा? एग्रो, एक तो एग्रो फील्ड, और आ गया एक्वारियम। और इसकी कैरेक्टर क्या क्या होगी? देखो डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या होगा? लेस होगी। डाइवर्सिटी क्या होगा? लेस डाइवर्सिटी होगा। डाइवर्सिटी बहुत कम होगा, क्योंकि मैनमेड होता है। जो आर्टिफिशियली बनाते हैं तो, और सिंपल फूड चेंज होता है। इसके अंदर फूड चेंज क्या होता है? सिंपल होता है। लो न्यूट्रिशनल साइकिल होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन साइकिल लो होता है, और सेल्फ रेगुलेशन एब्सेंट होती है, और हाई प्रोडक्टिविटी होती है। इसके अंदर क्या होती है? हाई प्रोडक्टिविटी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। देखो इकोसिस्टम मैंने क्या बताया पहले? देखो इकोसिस्टम किससे बना हुआ था? एक तो होता है बायोटिक वेक्टर, दूसरा होता है क्या? एबायोटिक वेक्टर। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कितना आएगी? दो कंपोनेंट्स आएगी। क्या क्या आएगी? एक तो देखो बायोटिक वेक्टर होगा, एक तो बायोटिक वेक्टर होगा, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट्स होगा, दूसरा होगा क्या? एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है। बायोटिक जो कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर क्या क्या आएंगे? एक तो आएगा प्रोड्यूसर, दूसरा आएगा कंज्यूमर, तीसरा आएगा क्या? डिकम्पोजर। जो प्रोड्यूसर के अंदर कौन कौन सा आएगा? एक तो हो जाएगा प्लांट, दूसरा हो जाएगा एल्गी, और तीसरा हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। और देखो कंज्यूमर के अंदर कौन सा हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और क्या आएगा? टॉप कंज्यूमर आएगा। और डिकम्पोजर के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई आएगा। और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? जैसे टेम्परेचर होता है, H2 होता है, लाइट होता है, सोइल होता है, ये क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखो, जो अब हम लोग बायोटिक फैक्टर की ओर चलते हैं। बायोटिक फैक्टर के सबसे पहले क्या है? बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के बारे में हम जानकारी करेंगे। चलो प्रोड्यूसर क्या जानकारी करेंगे। देखो प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है, और सिंथेसिस ओन फूड, अपना खाना अपना बना सकता है। तो सिंथेसिस क्या करता है? ओन फूड सिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है। और देखो इधर पे देखो सोलर, ये क्या सन है, और इधर पे देखो प्लांट बना दिया मैंने। इधर इधर पे क्या है? सोलर एनर्जी, सॉरी सन है। और इधर पे क्या है? देखो इधर पे क्या है? प्लांट्स है। सबसे पहले देखो सन से क्या आएगी? सूरज से क्या आएगी? सूरज की किरण से क्या आएगी? देखो सूरज की किरण से क्या आएगी? सोलर एनर्जी आएगी। तो सूरज की किरण से क्या आई? सोलर एनर्जी आई। सोलर एनर्जी किसके ऊपर पड़ी? किसके ऊपर पड़ी भाई? प्लांट्स के ऊपर पड़ी। तो सोलर एनर्जी आई किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर आई। वहां पे क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस जैसे ही हुआ, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो किससे सोलर एनर्जी किससे कन्वर्ट हुआ? सबसे पहले क्या? सन से क्या आया? सन से क्या आया? सोलर एनर्जी आया। सोलर एनर्जी किसके ऊपर गिरी? प्लांट के ऊपर गिरी। और प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। और प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके किस में कन्वर्ट कर दिया? जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सोलर एनर्जी कन्वर्सन बाय फोटोसिंथेसिस, और कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुआ? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ। स्टोरेज, और जो केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोरेज होता है? स्टोरेज इनटू बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड होती है, उसके अंदर क्या होती है? जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज की जो बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड होती है, उसके अंदर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड होती है, उसके अंदर क्या होती है? जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड होती है, इसके अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो और देखो इसके बाद देखो, जो इस सोलर एनर्जी से जो केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन हुआ, किसके अंदर हुआ? किसके अंदर हुआ? प्रोड्यूसर के अंदर हुआ। और प्रोड्यूसर किसके थ्रू हुआ? बाय प्रोड्यूसर के थ्रू हुआ। और कन्वर्टर हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ? जो सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, प्लांट के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो प्लांट क्या होगा? प्लांट एक ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स है, तो वो क्या होगा? प्रोड्यूसर हो गया। तो प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? जो आगे बढ़ रहा हूं। प्रोड्यूस producer are responsible for or enter of solar energy into ecosystem। इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी को लाने वाला कौन है? प्रोड्यूसर है। क्योंकि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहा है भाई? ट्री कर रहा है। तो ट्री क्या हुआ?
ट्री तो एक प्लांट क्या हुआ, एक प्लांट्स क्या हुआ भाई, प्लांट्स एक प्रोड्यूसर हुआ। इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखो कंज्यूमर, पहले मैंने प्रोड्यूसर को बता दिया, अब कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर क्या होता है, देखो कंज्यूमर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर। जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होता है। दो तरह का होता है, एक तो होता है मैक्रो कंज्यूमर, दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर। एक तो होता है मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा क्या होता है, माइक्रो कंज्यूमर होता है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ रहा हूं। मैक्रो कंज्यूमर कौन होता है, जो डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, जो फूड को डाइजेस्ट करता है कहां, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो फूड को डाइजेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैक्रो कंज्यूमर। और माइक्रो कंज्यूमर क्या होता है, माइक्रो कंज्यूमर डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंज्यूमर बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर भी फिर तीन हिस्सों है, जो मैक्रो कंज्यूमर के अंदर भी तीन हिस्से होता है। एक तो क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर, क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है क्या, जो सेकेंडरी कंज्यूमर, और क्या होता है टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, देखो प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्ट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्या होता है हार्बीवोरस, इसको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोरस बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई ना। देख भाई सबसे पहले तो तुझको मैंने सॉरी तुझको नहीं मिस्टेक हो गया, तुम लोगों को मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि भाई लेक्चर देख ले, इस अपने भाई के ऊपर विश्वास रख ले, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ले, पढ़ने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। और तुम लोग क्या करते हो भाई, लेक्चर देख लिया क्वेश्चन पे जा रहे हो, हाँ हो जाएगा 90% हो जाएगा, मगर एनसीईआरटी भी जरूरत है भाई, ठीक है। इस लेक्चर को देखने के बाद 90%, 90 to 95%, 99% कवर कर लेगा, 1% भाई कवर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना दावा कर सकता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद और कोई लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है, वन शॉट वीडियो देख के जा, उसके बाद नीट के बाद आके बताना कि हाँ भैया कैसे हुआ एग्जाम। मैं हवा में कुछ बात नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी को डिकोड किया हूं और जो नोट्स दे रहा हूं ना वो बेस्ट फैकल्टी की नोट्स है, कलेक्ट किया हूं, उससे पढ़ा हूं और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उम्र कम है इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। चल देख, अब इधर पे देखो, ठीक है। चलो हम लोग क्या प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड्स करता है। और ये क्या, इसको क्या लोग हम लोग बोलते हैं हार्बीवोरस बोलते हैं, और इसको ही बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड ऑल सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड की इंडस्ट्री ऑफ एनिमल, एनिमल की इंडस्ट्री हम लोग इसको बोलते हैं। देखो कैसे एग्जांपल क्या होगा, डीआर होगा और काव होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ऊपर डिपेंड्स ऑन कार्निवोरस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। और टॉप कंज्यूमर क्या होता है, देखो टॉप कंज्यूमर दोज एनिमल्स विल which kills other animal and eat them, जो एनिमल्स क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को वो मार देता है, उसको खा लेता है, बट दे आर नॉट किल बाय अदर, मतलब वो दूसरे के द्वारा अपने आप को किल नहीं होते देखते हैं, मतलब दूसरा कोई एनिमल उसको किल नहीं कर सकता है। जैसे क्या होता है, टाइगर डियर को खा लेते हैं, ह्यूमंस किसको खा लेते हैं, ह्यूमंस जैसे छोटे छोटे चिकन को हम लोग खाते हैं, वैसे छोटे छोटे कुछ एनिमल्स को खाते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, टॉप कंज्यूमर हो गए, और हॉक होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैक्रो जो
माइक्रो जो कंज्यूमर होता है वो एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजर होता है। और डिकम्पोजर देखो, डिकम्पोजर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिकम्पोजर कौन सा होता है, डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोज क्या, डिकम्पोजर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म हमको डेड, डिकम्पोजर क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं। और सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूट्रिशनल साइकिल, न्यूट्रिशनल साइकिल में सिग्निफिकेंट रोल होता है। और देखो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देते हैं। किसके थ्रू, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू। और ऑल्सो कॉल्ड द ऑस्मोट्रॉप्स, ए डिकम्पोजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉप बोलते हैं। और या माइक्रो कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉप बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। अब बातें कम होगी, लेक्चर स्पीड में चलेगा। चुपचाप पढ़ाई करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, चुपचाप पढ़ाई। मैं चैट बॉक्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं, चुपचाप पढ़ाई करा रहा हूं, पढ़ ले, ठीक है। एग्जाम के बाद आके बोलना कि भैया इस लेक्चर से सवाल आया, नहीं तो गांदा फूल देखेगा एग्जाम पे। वो गांदा फूल वाला गाना आया था ना, लाल गांदा फूल हलूद गांदा फूल, वैसे ही देखेगा एग्जाम पे। तो एग्जाम में फोड़ के आना है तो इस लेक्चर को देख के जा। चल, बातें कम काम ज्यादा, आप लोग ही पका रहे हो हमको। एक तो अच्छा से लेक्चर ले रहा हूं, चलो चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ, किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होती है ना भाई, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होती है, देखो कांस्टेंट इनपुट। जो इकोसिस्टम के सबसे पहले जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होती है, देखो प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कांस्टेंट सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए कांस्टेंट एनर्जी ऑफ सोलर एनर्जी लगता है, कांस्टेंट सोलर एनर्जी लगता है। तो यूनिट क्या है, देखो यूनिट इसकी क्या होगी, जो प्रोडक्टिविटी की, इन फॉर्म ऑफ वेट, जो वेट के फॉर्म में क्या होगी, ग्राम मीटर टू द पावर -2 या टू द पावर -1। और जब फॉर्म ऑफ एनर्जी की होगी उसमें क्या होगी यूनिट, जो किलो कैलोरी मीटर टू द पावर -2 या टू द पावर -1। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो वेट का दिया हुआ ग्राम टू द पावर -2 और या टू द पावर -1 दिया हुआ है। इतने बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है और क्या होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर के द्वारा में क्या होती है, जो प्रोड्यूस होती है और प्रोडक्शन होती है उसकी। और सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी हो वो प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर के द्वारा उत्पादन होते हैं या कंज्यूमर के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर एक तो होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतनी बात समझ में आई। देखो सान से क्या आया, सान से किरण आएगी, सूरज से क्या आएगी, सूरज की किरण आएगी। और सूरज की किरण किस में आके गिरेंगे, सूरज की किरण ट्री के और प्लांट्स में आके गिरेंगे। तो सूरज की किरण जब प्लांट्स में आके गिरी तो प्लांट यूज सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट सोलर एनर्जी जब आएगी तब प्लांट क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी और क्या करेगी, जो फूड प्रोड्यूस करेगी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट का द्वारा जो टोटल प्रोडक्टिविटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बा जीपीपी बोलेंगे। तो प्राइमरी ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, और जो फूड प्रोडक्शन किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट के द्वारा में कितना प्रोडक्टिविटी हुआ सोलर एनर्जी आने के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी बोलेंगे। और इस जीपीपी जब सम अमाउंट यूज बाय प्लांट, कुछ अमाउंट क्या करते हैं जो प्लांट यूज करते हैं तो लॉस हो गया, एक्सेसिव लॉस हो गया।
कुछ एनर्जी लॉस हुआ, एक्सेसिव लॉस हुआ, तो उसको हम रेस्पिरेशन लॉस बोलेंगे। तो इस रेस्पिरेशन लॉस के बाद जो एनर्जी पड़ा रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस अस आर। और एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, याद रखना एग्जाम में सवाल आएंगे। एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी मतलब जीपीपी मतलब आपका हो गया क्या कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और आर हो गया रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेट। इतनी बात समझ गई? तो आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, देखो जो एनपीपी इज अवेलेबल फॉर द हार्बीवोरस। एनपीपी किसके सिर्फ कहाँ अवेलेबल होगा, हार्बीवोरस में अवेलेबल होगा। और जो एनपीपी फैक्टर इफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कौन कौन जो फैक्टर है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले देखो लाइट, टेम्परेचर, वाटर और CO2 की कंसंट्रेशन क्या करते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखो एनुअल एनपीपी ऑफ ग्लोबल लेवल, जो एनुअल एनपीपी होता है, वार्षिक जो एनपीपी होता है ग्लोबल लेवल पे, वो क्या होता है, देखो अराउंड उन जो 170 बिलियन टन, कितना होता है, 170 बिलियन टन होता है एनुअल एनपीपी ऑफ ग्लोबल लेवल में। तो उसके अंदर 55 टन्स ऑफ एनपीपी इन ओशियन किसके अंदर होता है, 55 मिलियन एनपीपी किसके अंदर होता है, जो ओशियन के अंदर होता है। टन्स 55 मिलियन टन्स एनपीपी इन ओशियन के अंदर होता है। 115 इन मिलियन बिलियन टन्स एनपीपी इन टेरिस्ट्रियल मतलब स्थल पे होता है। और ओशियन सरफेस 70% ऑफ टोटल अर्थ, जो ओशियन सरफेस होता है 70% किसका होता है, जो अर्थ का 70% क्या होता है, ओशियन सरफेस होता है। तो लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लो लाइट अवेलेबल जो इन डीप एरिया, तो लो N2 कंसंट्रेशन। मतलब क्या होता है, देखो एनपीपी जो 170 बिलियन एनपीपी रेट टन्स होता है, वो ओशियन के अंदर क्यों कम होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सूरज की किरण नहीं जाता। तो सूरज की किरण नहीं जाता, इसलिए क्या होता है वहां पर N2 जो नाइट्रोजन की जो लो प्रोडक्शन ड्यू टू लो लाइट अवेलेबल इन द डीप एरिया, डीप एरिया में लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, तो लो N2 कंसंट्रेशन होगा। तो इसलिए क्या होगा, वहां पर क्या होगा, ओशियन के अंदर एनपीपी रेट थोड़ा कम होता है अकॉर्डिंग टू टेरिस्ट्रियल एरिया। टेरिस्ट्रियल एरिया में जो एनपीपी की रेट सबसे ज्यादा होगी। अब हम लोग डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो डीकंपोजिशन क्या है। डीकंपोजिशन देखो क्या होता है, डीकंपोजिशन मतलब तोड़ देना, किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, किसके अंदर, सिंपल मटेरियल के अंदर। देखो इधर पे देखो, देखो सबसे पहले देखो प्लांट है, प्लांट से एक लीफ क्या हुआ, फॉल हुआ, मतलब गिरा। कहां गिरा, जमीन पे गिरेगा। अरे भाई जब कुछ गिरता है किधर पे गिरेगा, नीचे ही तो गिरेगा ना, क्योंकि क्यों गिरेगा, अरे जी नीचे की तरफ होता है ना। क्योंकि ओभी कर्सज जो बॉल होता है ना, उसके लिए क्या होता है, जो टान होता है एक तरफ का इसलिए सरफेस की ओर गिरता है। आप लोग तो ज्यादा फिजिक्स पढ़े लिखे हो, या तो बायो पढ़ा रहा हो, कंप्लीट कराऊंगा केमिस्ट्री या फिजिक्स भी, ठीक है, तो हंसना नहीं है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्लांट से क्या हुआ, देखो प्लांट के अंदर जो लीफ होता है वो क्या होता है, फॉल हुआ, कहाँ गिरा, कहाँ पे गिरा, सरफेस एरिया पर गिर गया। तो सरफेस एरिया पे गिरने के बाद क्या हुआ, इसका क्या होगा, डेट्रिटस होगा, मतलब टूट जाएंगे। क्या होंगे, डेट्रिटस होगा, इसका टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो गिरा रहा तो कुछ दिन बाद तो डेट्रिटस होगा। तो फ्रैगमेंटेशन बाय डेट्रीबोरस कौन करता है, तो डेट्रीबोर्स जो डेट्रिटाइटिस कौन करता है, मतलब तोड़ने का काम कौन करता है, फ्रैगमेंट्स बाय डेट्रीबोर्स
किसके थ्रू फ्रैगमेंट्स होगा? डेट्रीबोर्ड्स के थ्रू फ्रैगमेंट होगा। और डेट्रीबोर्ड्स कौन से होते हैं? आर्थ्वम होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड द फार्मर फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मर की बंधु बोलते हैं, बंधु, फ्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ? प्लांट से क्या बोला? लीफ गिरा। लीफ से कहाँ गिरा? सरफेस एरिया पड़ा। डेट्रीटास मतलब क्या? डेट्रीबोरस एनिमल प्रेजेंट होगा। और उसके अंदर कौन सा होता है? आर्थ्वम होता है। वो क्या करता है? उसको क्या करता है? तोड़ देता है, फ्रैगमेंटेज बाय डेट्रीबोरस, और जो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देता है। और स्मॉल पार्ट ऑफ लीफ, जो छोटा छोटा पार्ट होता है, सरफेस एरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो टूट जाने के बाद सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो जाएगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा? माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो जो स्मॉल पार्ट ऑफ लीफ होता है वो क्या उसको अब क्या होगा? कैटाबोलिज्म होगा। उसके अंदर कैटाबोलिज्म होके क्या? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा। जो जो कैटाबोलिज्म हम कराएंगे कौन कौन? फंजाई और बैक्टीरिया मिलके करा देंगे कैटाबोलिज्म। तो हम कुछ कुछ देखो मटेरियल क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल गो डाउन इनटू द सोइल बाय लीचिंग प्रोसेस। कुछ कुछ क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? गो डाउन उन इनटू सोइल, सोइल के अंदर और मिल जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ रहा हूं। देखो इसके बाद देखो, इसके बाद वो कैटाबोलिज्म के अंदर ही क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन होगा और मिनरलाइजेशन होगा। कैटाबोलिज्म के अंदर क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा। जो ह्यूमिफिकेशन मतलब प्लांट की जो पार्ट होती है, प्लांट की पार्ट से क्या होगा? प्लांट की पार्ट में क्या होगा? काइटिन इंक्रीज हो जाएगा और लिग्निन भी बहुत मात्रा में पाया जाएगा। लिग्निन और काइटिन क्या होगा? बहुत मात्रा में। और मिनरलाइजेशन में क्या होगा? देखो प्लांट पार्ट के अंदर N2 मॉलिक्यूल्स ज्यादा पाए जाएंगे और शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा पाए जाएंगे। इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन और इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। इतनी बात समझ में आई। देखो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस डार्क कलर और कॉलोइडल नेचर हो जाएगा, स्लाइडली एसिडिक होगा और जो एमोर्फस होगा और रेजिस्टेंट टू जो माइक्रोबियल एक्टिविटी और रिजर्वर फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए रिजर्वर होगा, ठीक है, रिजर्वर फॉर न्यूट्रिशन। और उसके बाद देखो जो फॉर फैक्टर इफेक्टिंग डीकम्पोजिशन, कौन कौन जो फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? जो डिकम्पोजिशन को इफेक्ट कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाई ह्यूमिडिटी होगा तो जो डिकम्पोजिशन इंक्रीज होगा। और क्या होगा? एरोसन व एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और N2 मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स में क्या होता है कि इंक्रीज ऑफ डिकम्पोजिशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो क्या है? देखो एनर्जी फ्लो सबसे पहले हम लोग और एनर्जी का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी फ्लो बोलेंगे। जो एनर्जी का मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी फ्लो बोलेंगे। देखो सबसे पहले देखो सूरज से क्या आती है? सूरज से किरण आती है। सूरज से क्या आती है? सूरज की रोशनी आती है। सूरज की रोशनी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं। तो इंसिडेंट रेडिएशन क्या होता है? 50% क्या होता है? लॉस हो जाता है। जो आते आते अर्थ में आते आते 50% क्या होता है? लॉस होता है। और लेस देन 50% रेडिएशन अन क्या करता है? जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन अन PR, जो 50% लेस देन 50% रेडिएशन जो अर्थ में जो आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो फोटोसिंथेटिक एक सॉरी थोड़ा डीप में जानकारी करते हैं। चलो देखो सन से क्या होता है? सन से क्या इनसाइड रेडिएशन है, 50% क्या हुआ? लॉस हुआ। और लेस देन 50% रेडिएशन क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। लेस देन 50% जो रेडिएशन अर्थ में आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR बोलेंगे। और उसके अंदर भी देखो 45 टू 49% क्या होते हैं? वो लॉस हो जाते हैं। और कुछ फैक्टर के कारण लॉस हो जाते हैं। और 1 to 5% ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, जो 1 to 5% क्या होते हैं? टोटल इंसिडेंट रेडिएशन बचते हैं, उसको हम लोग GPP बोलेंगे, यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। और 2 to 9% जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होते हैं। 2 to 10% एंड क्या होते हैं? PAR होते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होते हैं। उसके अंदर देखो जो वन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन 1 to 5% के अंदर भी रेस्पिरेशन लॉस होगा। कितना? 2 to 1%, 0.2 to 1% क्या होगा? 2 to 10% क्या होगा? PAR, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और जो 1 to 5% क्या होगा? टोटल इंसिडेंट रेडिएशन।
तो उसके अंदर देखो रेस्पिरेशन लॉस होगा 0.5 to 1% होगा। किसके अंदर होगा? जीपीपी के अंदर 1 to 5% के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो हम लोग उसके अंदर हुआ तो उसको एनपीपी किस में कन्वर्ट हुआ? एनपीपी में कन्वर्ट हुआ। तो एनपीपी कितना होगा? 0.8 to 4% टोटल इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर। और देखो एनपीपी अकॉर्डिंग टू 2 to 10% ऑफ पीआर के थ्रू जो होगा उसको हम लोग 1.6 to 8% ऑफ पीआर इतना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? जो इतनी एनर्जी लॉस होगा और लॉस होने के बाद इतनी एनर्जी बचेगा, ठीक है, यूजफुल एनर्जी बचेगा। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है। एनर्जी का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। और सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तब एनर्जी, कुछ एनर्जी क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो नीड कंस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू काउंट टू क्या, एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा, काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलेस। क्या? नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलेस। ये बात को भी ध्यान रखना है आप लोग। एनसीईआरटी का लाइन है, मैंने इधर पे आप लोगों को बता दिया। अब चलो एनर्जी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू लिंडमैन रूल। लिंडमैन रूल के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग जानकारी करेंगे। क्या होता है? देखो, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब है एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो, ठीक है। तो जो लिंडमैन की रूल है वो क्या है? 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। सबसे पहले देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, प्लांट के अंदर प्लांट क्या होता है? एक प्रोड्यूसर होता है। उसके अंदर समझ लो कि एनर्जी है कितना? 1000 किलो जूल। तो प्लांट के अंदर 1000 किलो जूल, प्लांट से क्या जब हर्बीवोरस की ओर जाएगा तो क्या होगा? जो 10% रूल के अनुसार क्या होता है, जो 900 किलो जूल एनर्जी क्या होगा? लॉस होगा। और सिर्फ हर्बीवोरस के अंदर कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा? सिर्फ 100 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर होगा। फिर हार्बीवोरस से कार्निवोरस के और जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तब कितना ट्रांसफर होगा? 10% रूल के अनुसार क्या होगा कि 10 किलो जूल सिर्फ ट्रांसफर होगा। 90 किलो जूल क्या होगा भाई? 90 किलो जूल एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब हम लोग फूड चेन के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। किसके बारे में जानकारी करेंगे? फूड चेन के बारे में जानकारी करेंगे। किसके बारे में? फूड चेन के बारे में जानकारी करेंगे। चलो फूड चेन के बारे में जानकारी करेंगे। फूड चेन क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच दे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफर होता है उसको हम लोग फूड चेन बोलेंगे। जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, उससे क्या आ जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कहां ट्रांसफर होता है? टॉप कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर में जाते जाते एनर्जी का क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी और टॉप कंज्यूमर में सबसे कम एनर्जी होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हो जाए ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी बोलते हैं। उसके बाद देखो पैरासिटिक फूड चेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएफसी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और डेट्रीवोरस फूड चेन, किसको जीएफसी बोलेंगे? डेट्रीवोरस डेट्रीटिवोरस फूड चेन हम लोग बोलेंगे, डीएफसी बोलेंगे। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर से जैसे प्रोड्यूसर में क्या प्लांट एंड फाइटोप्लैंक्टन होता है। और सबसे पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोड्यूसर से कहाँ गया एनर्जी? प्राइमरी कंज्यूमर की ओर। क्योंकि किसको? जो ग्रास को कौन खाएंगे? घास को कौन खाएगा? घास को कौन खाएगा भाई? घास को कौन खाएगा? जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, डीआर होगा, काउ होगा, वो खाएगा। तो ट्रांसफर कहां हुआ?
ग्रेस से एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हुआ, ट्रांसफर होगा क्या प्राइमरी कंज्यूमर के ओर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर डियर और काउ है। और उसके बाद किसमें जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टॉप कंज्यूमर की ओर जाएगा। जो टाइगर ह्यूमन होता है वो क्या होता है, टॉप कंज्यूमर पे बैठा होता है। तो जीएफसी डायरेक्ट डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर जो होता है नीचे के हिस्से में कौन होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को खाना बनाने के लिए क्या सोलर एनर्जी की भी नीड्स होगी। तो सोलर एनर्जी इसलिए क्या बोलते हैं, जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है ना, जो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर मेन एंड डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, जो डायरेक्ट डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेन सोर्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो जीएफसी क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का जीएफसी मेन एनर्जी ट्रांसफर करता है, मेनली एनर्जी ट्रांसफर करता है। इतनी बात समझ, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कौन होता है, जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है। उसके बाद देखो पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन ट्री क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर ट्री के अंदर जैसे बार्ड्स प्रेजेंट होगा, बार्ड्स में क्या होता है, पैरासाइट प्रेजेंट होता है। बार्ड्स के अंदर क्या होता है, बार्ड्स के जो पैरासाइट प्रेजेंट होता है। तो पीएफसी इधर डायरेक्ट डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, पीएफसी भी किसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड होता है, सोलर एनर्जी के ऊपर। देखो उसके बाद आता है क्या, डेट्रीटिवोरस और फूड चेन एंड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट विथ डेट्रीटस। डेट्रीटस मतलब क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको हम लोग डेट्रीटस बोलते हैं। डीएफसी इज द मेन सोर्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मेन एन जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, डीएफसी के थ्रू होता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। फूड वेब बाकी है, पिरामिड्स बाकी है, चलो और कुछ ही बाकी है। चलो पिरामिड्स कंप्लीट कर रहा हूँ, चलो फूड वेब बाकी है, चलो फूड वेब कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो फूड वेब देखो क्या है, देखो फूड वेब क्या है, फूड वेब क्या है, इंटर कनेक्शन बिटवीन फूड चेन। फूड चेन के फूड चेन के अंदर जो इंटर कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फूड वेब बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, फूड वेब मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब जो होता है, मोर स्टेबल इकोसिस्टम होता है। जो जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतना क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और लेस कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा तो लेस स्टेबल इकोसिस्टम होगा। और एक बात लोग, स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक एक प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर एरिया, और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन बायोमास, ऑर्गेनिक और बायोमास प्रोडक्शन इन द पर्टिकुलर एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोले। इनऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन ए पर्टिकुलर एरिया उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ रहा हूं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, फूड चेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोज किसने किया था, एल्टन ने किया था। और इंपॉर्टेंस क्या है, फूड वेब इज नॉट द इंक्लूड्स इन द पिरामिड, फूड वेब पिरामिड्स में इंक्लूड्स नहीं होगा। डिकम्पोज और नॉट इंक्लूड्स इन पिरामिड, डिकम्पोजर पिरामिड्स में इंक्लूड नहीं होगा। बेसल पार्ट ऑफ पिरामिड्स इज ऑलवेज प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। नीचे देखो बेसल पार्ट क्या है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है। और देखो कोई बड़ा प्रोड्यूसर हो तो नंबर बड़ा होगा तो उसका क्या, प्रोड्यूसर। और में भी क्या होगा, बेसल पार्ट क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। और कोई छोटा नंबर ऑफ पिरामिड्स प्रेजेंट होगा उसके अंदर भी प्रोड्यूसर प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो फूड वेब सबसे पहले नंबर ऑफ पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ पिरामिड्स देखो, नंबर ऑफ पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो पिरामिड्स ऑफ नंबर, जो कंसीडर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो फूड चेन के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे उसको हम लोग वो पिरामिड्स ऑफ नंबर बोलेंगे। एक नंबर में क्या है, ग्रॉसलैंड एंड इकोसिस्टम। ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड्स का जो है डायग्राम है देखेंगे। देखो सबसे पहले देखो ग्रास को किसने खाया, हर्बीवोरस खाया। और हर्बीवोरस को किसने खा लिया, कार्निवोरस ने खा लिया। तो हाईएस्ट क्या है, ग्रास है। ग्रास क्या है, हाईएस्ट होता है। ग्रास मतलब बहुत सारा होता है, उसको कौन खाते हैं, जो हर्बीवोरस मॉडरेट होते हैं। और लोएस्ट सबसे कौन होते हैं, कार्निवोरस होता है। तो अपराइट पिरामिड देखा जाता है तो ग्रास सबसे ज्यादा है, तो ग्रास को दिखा दिया। उसके बाद क्या है, हर्बीवोरस है, मॉडरेट होता है। और कार्निवोरस सबसे कम होता है, तो ऊपर की तरफ कम दिखाया होगा। और देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका भी क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद क्या होता है, जूप्लैंक्टन, उसके बाद क्या होता है, स्मॉल फिश, उसके बाद होता है लार्ज फिश होता है। उसके बाद देखो ट्री इकोसिस्टम के अंदर ट्री, बर्ड्स और पैरासाइट्स। जो ट्री के अंदर ट्री के ऊपर कौन बैठा है, बर्ड्स बैठा है। बर्ड्स में के अंदर क्या, बर्ड्स में पैरासाइट प्रेजेंट होता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड इसके अंदर होगा, याद रखना कि इस ऊपर में सबसे पैरासाइट सबसे ज्यादा होगा, और नीचे देखो प्रोड्यूसर होगा, और मिडिल में मॉडरेट क्या होगा, बर्ड्स होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बायोमास की ओर चलते हैं।
पिरामिड्स ऑफ बायोमास। देखो बायोमास देखो जो कंसीडर बायोमास इन फूड चेन के अंदर बायोमास का जो पिरामिड्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिरामिड्स ऑफ बायोमास बोलेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर देखो प्लांट, हार्बीवोरस, उसके बाद कार्निवोरस होता है। प्लांट्स को कौन खाते हैं, जो हार्बीवोरस खाते हैं, उसके बाद कार्निवोरस। हार्बीवोरस को कौन लोग खाते हैं, कार्निवोरस खाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को कौन खाते हैं, जैसे काऊ खाते हैं, तो उसको कौन खाते हैं, उसको देखो कार्निवोरस, जैसे क्या खाते हैं, टाइगर खा लेते हैं। तो अपराइट पिरामिड्स और डियर को खा लेते हैं टाइगर। तो अपराइट पिरामिड्स क्या होता है, देखो अपराइट्स इसके अंदर भी क्या है, अपराइट पिरामिड देखा जाएगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे प्लांक्टन, जू प्लांक्टन, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लांक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश देखो सबसे जो साइज होता है और जिसके ओजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड्स होता है। तो सबसे ज्यादा लार्ज फिश, स्मॉल फिश और जू प्लांक्टन, और उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर नीचे के और होगा सबसे कम। उसके बाद देखो एनर्जी, जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ये क्या देखो ऑलवेज अपराइट होगा, सब समय क्या होगा, अपराइट होगा, क्या होगा, अपराइट होगा, क्या होगा, अपराइट होगा। तो अपराइट पिरामिड्स होगा। एक ही एग्जांपल दिया हूं, जो एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल में होगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो प्रोड्यूसर और उसके बाद हार्बीवोरस, उसके बाद कार्निवोरस, जो 10% रूल के अनुसार जो 1000 किलो जूल से क्या होगा, 100 किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 900 किलो जूल क्या होगा, लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गया। और क्या होगा, हार्बीवोरस से जब कार्निवोरस के और जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, और भी 10% लूज होएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 10 किलो जूल बचा होगा। तो अपराइट ये ऐसे होगा, देख लो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, सीक्वेंस चेंज इन कम्युनिटी अलोंग विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। जो कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, जैसे डॉग कम्युनिटी है, उसको डॉग कम्युनिटी को हटा के क्या हम लोग लाएंगे, जो कैट की कम्युनिटी को ला देंगे। तो सिक्वेंशियल चेंज हुआ इन कम्युनिटी के अंदर। जो इसके अंदर देखो 3 कम्युनिटी आती है, एक तो पियोनियर कम्युनिटी, एक तो ट्रांजिशन कम्युनिटी, एक तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो इनिशियल कम्युनिटी ऑफ सक्सेशन उसको हम लोग बोलते हैं पियोनियर कम्युनिटी, और जो ट्रांजिशन कम्युनिटी उसको सेरल कम्युनिटी बोलते हैं, और एट इक्विलिब्रियम अलोंग विद द एनवायरमेंटल चेंज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। मोर स्टेबल होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और सबको तीनों को मिला के एक साथ क्या बोलेंगे, शेर बोलेंगे। चेंज अलोंग ओंग सक्सेशन, जो चेंज अलोंग विद सक्सेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जो ज्यादा होगा, डाइवर्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बायोमास भी ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ना हो। तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन देखो, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन देखो, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। स्टार्ट एरिया एट वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड, एक बार जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं होता, जैसे बेयर रॉक के अंदर, न्यूली कूल्ड लावा के अंदर, और न्यू पोंड के अंदर, और के अंदर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। और देखो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद देखो सेकेंडरी ये सक्सेशन क्या बोलेंगे, स्टार्ट टू वेयर लिविंग इन एग्जिस्ट बट ड्यू टू सम रीजन लाइफ देयर इज लॉस्ट। कुछ कारण के हिसाब में हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, कुछ कारण के हिसाब में क्या हुआ, वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचा। उसको उसका एग्जांपल है, देखो जैसे कहीं बाढ़ आ गया, काट ऑफ फायर और फॉरेस्ट, जैसे काटिंग कर दिया जो, या आग लग गया फॉरेस्ट के अंदर। फ्लडेड एरिया, जैसे कोई फ्लडेड एरिया में बाढ़ आ गया, से बहुत सारा जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर, और जो डेड हो गया, तो इसलिए तो इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जो स्पीड फास्ट होती है, और इसके अंदर जो होते हैं प्राइमरी, इसके अंदर क्या होता है, स्पीड बहुत स्लो होता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन देखो, एक तो होता है हाइडर्स, एक तो होता है जेनर्स। देखो हाइडर्स क्या है, स्टार्ट फ्रॉम एक्वाटिक एरिया से स्टार्ट होगा और मूव टू लेस वाटर कंडीशन। तो एक्वाटिक एरिया में, एक्वाटिक मतलब जिसके अंदर पानी ज्यादा होगा, तो वो किसके तरफ मूव करेगा, जो जहां पर ड्राइनेस होगा उसकी तरफ मूव करेगा। तो मूव टू लेस वाटर जो कंडीशन के, और जो जेनर्स होगा, जेनर्स क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम ड्राई एरिया से, तो किसके ओर मूव करेगा, तो वाटर के ओर मूव करेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ। देखो इधर पे देखो, वो जो हाइडर्स की ये है, उसकी देखो वो जो एग्जांपल है, याद रख लेना क्या है, जो पहले समझो फिर रीड करो, उस मार्क का स्कोर फाइन पता चलेगा। देखो पहले समझो फिर रीड करना, उसके बाद मार्क करना, उसके बाद स्कोर को फाइन कर लेना, ठीक है, स्कोर को फाइन कर लेना। तो फाइटोप्लैंक्टन ऑन पी से समझो से ये जो सबमर्ज प्लांट होता है, और फिर से फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है, और रीड से क्या होता है, जो रीड स्वार्प स्टेज होता है, और मार्क से क्या होता है, मार्सी मिड स्टेज होता है, और स्कोर से क्या होता है, स्क्रैप स्टेज होता है, फाइन से क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। और एक बात देखो इधर पे याद रखना है कि बोथ टाइप्स रीच्ड एट म्यूजिक कंडीशन। एक म्यूजिक कंडीशन होगा जहाँ पे क्या, म्यूजिक कंडीशन मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, और दोनों के बराबर होगा। तो म्यूजिक कंडीशन में क्या होता है, दोनों के
रिच होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। और देखो लाइकेन लाइकेन क्या करते हैं, लाइकेन किसके अंदर लाइकेन कहाँ रहते हैं, राइकेन एंड रॉक के अंदर राइकेन किसके ऊपर रहते हैं, रॉक के ऊपर रहते हैं, जो पत्थर होता है उसके ऊपर रहते हैं। और रिलीज क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। तो रॉक के अंदर क्या होता है, वेदरिंग होता है, रॉड का टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो रॉड टूट के जो रॉक टूट के किस में कन्वर्ट होता है, सोयल पे। और सोयल क्या बनाते हैं, सोयल के अंदर ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट एनुअल ग्रास, और उसके बाद पेनियल ग्रास, उसके बाद फॉरेस्ट बना देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, लास्ट टॉपिक को मैं कंप्लीट कराता हूँ बहुत जल्दी। चलो इधर पे बारिश आने वाली है, तो मैं कंप्लीट कराता हूँ बहुत जल्दी हूँ, करंट चली जाएगी तो बस। जो वो कंप्लीट हो गया, सॉरी एक बार को 1000 बार आया। देखो न्यूट्रिशनल साइकिल देखो, अच्छा न्यूट्रिशनल साइकिल के देख लो। न्यूट्रिशनल साइकिल के बारे में अब लोग जानकारी करेंगे। क्या, किसके बारे में, न्यूट्रिशनल साइकिल के बारे में जानकारी करेंगे। किसके बारे में जानकारी करेंगे, न्यूट्रिशनल साइकिल के बारे में जानकारी करेंगे। देखो न्यूट्रिशनल साइकिल क्या होता है, जो बायो जियोकेमिकल साइकिल इसको बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन बिटवीन इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम के अंदर। और देखो न्यूट्रिशनल साइकिल दो हिस्सों में डिवाइड, एक गैसीय न्यूट्रिशनल साइकिल, एक होता है सेडिमेंटरी न्यूट्रिशनल साइकिल होता है। देखो जो इसके अंदर गैसियस जो न्यूट्रिशनल साइकिल होती है, उसका जो रिजर्वर होता है कौन होता है, एटमॉस्फेयर होता है। और इसके अंदर रिजर्वर कौन होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। एग्जांपल क्या होता है, कार्बन साइकिल होता है जो गैसियस और न्यूट्रिशनल साइकिल, और N2 साइकिल। और इसके अंदर क्या होता है, जो फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल होता है। इसके अंदर फॉस्फोरस साइकिल और जो फॉस्फोरस सरफेस और ये क्या होता है, फॉस्फोरस सरफेस इज क्या होता है, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल होता है। देखो कार्बन साइकिल के अंदर 49% ड्राई वेट इन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कार्बन। जो 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ इन ऑर्गेनिज्म होता है, वो किसके थ्रू बनता है, वो किसके माध्यम से बनता है, वो देखो सब किसके माध्यम से बनता है, कार्बन के माध्यम से बनता है। 70% एंड कार्बन डिजोल्व इन ओशियन, 70% कार्बन होता है टोटल। और जो अर्थ के अंदर कार्बन होता है उसका 71% किस में अंदर, ओशियन के अंदर डिजोल्व है। ओनली 1% एंड इन एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1%। L1 CO2 फिक्सेशन कितना होता है, 4 × 10⁻13 kg ही होता है। उसके बाद देखो जो सेडिमेंटरी न्यूट्रिशनल साइकिल होता है, वो रिजर्व अर्थ क्रस्ट होता है, और फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल होता है। देखो सबसे पहले देखो रॉक के अंदर क्या हुआ, वेदरिंग हुआ। रॉक के अंदर वेदरिंग हुआ, और रॉक किस में कन्वर्ट हुआ, सोइल में कन्वर्ट होगा। रॉक के अंदर क्या हुआ, रॉक के अंदर क्या हुआ, देखो वेदरिंग हुआ, मतलब रॉक टूटना शुरू किया, और किस में कन्वर्ट हुआ, सोइल में कन्वर्ट हुआ। और कुछ सोइल क्या हुआ, रन ऑफ होगा। इस रन ऑफ मतलब जो रेन होता है उसके थ्रू क्या होगा, धुल गया। और कुछ डेट्रिटस होता है, कुछ क्या होता है, देखो कुछ क्या होता है, अपटेक होता है, और प्लांट कुछ क्या होता है, प्लांट बनाने में मदद करता है। और देखो प्लांट से क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर बनता है, और प्राइमरी कंज्यूमर फिर से क्या, प्राइमरी कंज्यूमर डेट्रिटस होके एक किस में बन जाता है, सोइल बन जाता है। और प्लांट भी डायरेक्ट को डेट्रिटस होके सोइल में कन्वर्ट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो इसके बाद देखो इकोसिस्टम सर्विस। देखो इकोसिस्टम सर्विस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट जे कॉन्स्टांजा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉन्स्टांजा, एनुअल ग्लोबल जीएनपी, एनुअल जो ग्लोबल जीएनपी होता है वो कितना होता है, $18। कितना होता है, $18 होता है। कितना होता है, $18 होता है। $18 ट्रिलियन में होता है। एनुअल इकोसिस्टम सर्विस $33 ट्रिलियन में होता है। तो जो एनुअल इकोसिस्टम से हम सर्विस लेते हैं वो कितना होता है, $33 ट्रिलियन होता है। और 50% एंड इसके अंदर भी 50% सर्विस सोयल फॉर्मेशन में काम आ जाता है, और लेस देन 10% क्या आता है, जो रिक्रिएशन में काम आता है। और जो झरना में देखने जाते हैं हम लोग पहाड़ी इलाका में, वो क्या होता है, रिक्रिएशन मतलब झरना का जो पानी होता है उसमें काम आ जाता है। और न्यूट्रिशनल साइकिल में काम आते हैं उसी के अंदर ही। अबाउट 6% एंड फॉर ईच हैबिट्स फॉर वाइल्ड लाइफ बनाने में हेल्प होता है, क्लाइमेट रेगुलेशन में काम आ जाते हैं। तो इतनी में इकोसिस्टम अब कंप्लीट हो गया। तो इकोसिस्टम की लेक्चर कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और लेक्चर अच्छा लगा है तो क्या करना, लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। और चैनल में नहीं हो तो आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाना है। तो तब तक के लिए एक नई लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी।
फिर से मैं बोलूंगा कि दिल थाम के बैठना और दिमाग से देखना। तो इस लेक्चर कैसे लगा, इकोसिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। तो फिर एक से मैंने जैसे वादा किया था, एक शायरी में बताऊंगा, ना झुके है सर कभी, ना झुकेगा सर कभी, ना झुके है सर कभी, ना झुकेगा सर कभी। मैंने ठान लिया कि कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को बायो कभी, मतलब अभी मैं कंप्लीट कराऊंगा बायो इस साल, इस मंथ में। चलो शायरी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप लोग दिल थाम के बैठना। तब तक के लिए इस भाई को सपोर्ट करते जाना है, और दिल से मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों को नीट में 4 के आना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।